ANF की इस्लामाबाद, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाइयाँ, क्या तफसीलात हैं? सलाउद्दीन से जानते हैं, बताइए सलाउद्दीन। लेकिन बिल्कुल एंटी नार्कोटिक फोर्स की मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर कार्रवाइयाँ हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बहरीन जाने वाले मुसाफिर से 3.6 किलो आइस ऑरेंज बरामद कर ली गई है। सियालकोट एयरपोर्ट पर बहरीन जाने वाले मुसाफिर के पेट से 900 ग्राम हेरोइन भरे कैप्सूल बरामद की गई, जबकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दूसरी कार्रवाई में दोहा जाने वाले मुसाफिर से 2.54 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। 200 ग्राम चर्बी बरामद की गई है। लाहौर एयरपोर्ट पर कार्गो ऑफिस से कराची भेजे जाने वाले पार्सल से 300 ग्राम चर्ब बरामद की गई है। गिरफ्तार मुसाफिरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जी शुक्रिया सलाउद्दीन। और अभी आपको बताया कि ATC सरगोदा के जज को हिरासत करने के अज़खुद नोटिस केस का महफूज फैसला जारी। DSP RO CTD SHO सरगोदा को तौहीन अदालत और शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए। ATC के खतूत को सुप्रीम कोर्ट को अरसाल किया जाए, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ऐसा कहना है। चीफ जस्टिस ने अज़खुद नोटिस केस को जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में भेज दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अल्मास खान से। जी अपडेट कीजिए। जी हाँ, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत सरगोदा के जज के को हिरासत करने के अज़खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने आज महफूज फैसला सुना दिया है। इस फैसले में DSP सरगोदा, RO CTD सरगोदा और SHO को तौहीन अदालत और शोकाज के नोटिस जारी किए हैं और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में मुंतकिल करने अरसाल कर दिया गया है। और फैसले में ये भी कहा गया है कि अज़खुद नोटिस को जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में मुंतकिल किया जाए और जस्टिस शाहिद करीम 27 जून को इस फैसले पर समाअत करेंगे। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बलूचिस्तान के नए माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। गवर्नर बलूचिस्तान ने सूबाई असम्बली का इजलास कल शाम 4 बजे तलब कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मंजूर अहमद से। जी अपडेट कीजिए। जी गवर्नर बलूचिस्तान ने सूबाई असम्बली का इजलास कल शाम 4 बजे तलब किया है, जिसमें आइंदा माली साल के सूबाई बजट को जो है वो पेश किया जाएगा। इस हवाले से ज़राए से जो हमें मालूमात मिली हैं, अब तक जो सूबाई बजट का उजम है वो 800 अरब रुपए से जायद होगा। तालीम और सेहत को जो है वो तरजीह दी गई है। तालीम का जो बजट है वो 100 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान है। इसी तरह जो सेहत का बजट है उसमें 25% इजाफा किया गया है। ये भी 60 अरब 61 अरब रुपए से जायद का तखमीना लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम भी इस बजट में शामिल हैं, जिनमें बेनज़ीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और इसके साथ साथ शोहदा के जो बच्चे हैं उनकी मुफ्त तालीम का मंसूबा भी इस बजट में शामिल किया गया है, जिसके लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके साथ जो जामियात हैं सूबे के, उन तमाम जामियात के ग्रांट को 2 अरब रुपए से बढ़ाकर 5 अरब रुपए किए जाने का इम्कान है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए, जिसका काम है उसे करने दें। आइन के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी अमल रोका था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात करते तो हल निकल आता। समझ नहीं आया इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात क्यों नहीं की। आइन में कहीं नहीं लिखा किसी जज से मुलाकात नहीं कर सकते। मुलाकात करने में अना की क्या बात है। दोनों ही आईनी इदारे हैं, जब कुछ पसंद नहीं आता तो कानून बदल देते हैं। जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो सदारती ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामान की तौहीन है। ऑर्डिनेंस ही लाना है तो ऐवान बंद कर दें। पार्लियामेंट कानून बनाती है और अदलिया उसकी तशरीह करती है। अच्छे कानून की तशरीह की जरूरत नहीं होती। इलेक्शन कमीशन आईनी बॉडी है और इलेक्शन कराना इसकी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन ही क्यों मुतनाज़े होता है, आप लोग इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे। पंजाब में गैर मयारी और मुज़र सेहत अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। क्या तफसीलात हैं, जहांगीर खान से जानते हैं। बताइए जहांगीर। पंजाब ड्रग टेस्टिंग लैब ने 4 अद्वियात के 4 बैचेस गैर मयारी जबकि 2 अद्वियात के 8 बैचेस को मुज़र सेहत करार दिया है, जिसके बाद रैप ने इन अद्वियात के जो बैचेस हैं उनसे मुतल्लिक प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी करते हुए उनकी फरोख्त और उनके इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी आयद कर दी है। ड्राफ्ट के मुताबिक प्रोडक्ट अलर्ट का जो इजरा है वो ड्रग टेस्टिंग लैब पंजाब की सिफारिश पर किया गया है। गैर मयारी अद्वियात में एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक ड्रिप और इंजेक्शन शामिल हैं, जबकि गैर मयारी अद्वियात में वायरल इन्फेक्शन और एंटीबायोटिक, आई ड्रॉप्स और खांसी के 2 सिरप भी हैं, जिनको गैर मयारी और मुज़र सेहत करार दिया गया। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान।
سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے نئے بجٹ میں ہائبرڈ اور الیکٹرک گاڑیوں پر ٹیکس لگانے کی مخالفت کر دی ہے. شعیب نظامی سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. بتائیے شعیب. جی، خزانہ کمیٹی میں فیصل وارڈا نے یہ موقف دیا کہ پاکستان میں ہائبرڈ گاڑیوں کی ضرورت ہے. پیٹرول مہنگا ہے تو ان گاڑیوں کے اوپر ٹیکسز کم کیے جائیں تاکہ یہ پاکستان میں آ سکیں. اس کے اوپر جو ہے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو منسٹری آف انڈسٹری پروڈکشن ہے اس کا موقف جان کر جو اس فیصلے کی منظوری دی جائے گی. ساتھ ساتھ جو ہے وہ چینی کے اوپر جو ایف ای ڈی لگائی گئی ہے اس کی مخالفت بھی کی گئی ہے. اسی طرح جو پراپرٹی کے اوپر ایف ای ڈی لگانے کا معاملہ ہے اس کی مخالفت بھی کی گئی ہے. تاہم جو مختلف طرح کے ٹیکسز جس میں الیکٹرک جو سگریٹ ہے ان کی امپورٹ کے اوپر ٹیکس لگانے کی تجویز کو منظور کیا گیا ہے. جو نیکوٹین پاؤچ ہے ان کے اوپر 18% سیل ٹیکس عائد کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے. جی شکریہ شعیب نظامی. بجٹ پیپلز پارٹی کی مرضی سے تیار ہوا. حتیٰ کہ عزت بل پر دستخط بھی پیپلز پارٹی کی مرضی سے ہوئے. یہ نہیں ہو سکتا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. رہنما مسلم لیگ نون حنیف عباسی کہتے ہیں اتحاد رکھنا پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے، نون لیگ کی نہیں. یہ ماسی ویڑا نہیں، آپ صدر، گورنر، چیئرمین سینٹ ہیں اور سٹیک ہولڈرز بھی نہیں. پیپلز پارٹی کیسے کہہ سکتی ہے؟ ان کا گورنر چھٹی پر تھا اور حتیٰ کہ عزت بل پر دستخط ہو گئے. بے وقوف بنانے سے کام نہیں چلنا. اکٹھے چلیں گے تو ہماری جمہوریت کی کشتی پار ہوگی. پی ٹی آئی میں ہمارے کچھ پلانٹڈ لوگ ہیں، ہو سکتا ہے رؤوف حسن اندر کھاتے ہمارے کام آ رہا ہو. بانی پی ٹی آئی باہر نہیں آ رہے. توشہ خانہ 2 ان کے لیے سرپرائز کیس ہوگا. مسئلہ ہے یہ جو آپ نے سوال کیا، یہ اس طرح یہ کشتی پار چڑھ نہیں سکتی. ایک کشتی کے ہم سوار ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ نیت اچھی ہوگی تو ہم کامیاب ہوں گے، اگر نیت بری ہوگی تو ہم ناکام ہوں گے. میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا. یہ کوئی ماسی ویڑا نہیں ہے سر کہ آپ نے لے لی چیئرمین شپ بھی لے لی سینٹ کی، آپ پریزیڈنٹ بھی بن گئے ماشاءاللہ، آپ نے حکومت بھی لے لی سندھ کی، آپ نے گورنر بھی 2 لے لیے. میں کوئی اعتراض نہیں، سب کچھ کنسنسس کے ساتھ. بلوچستان میں ہم سارے سٹیک ہولڈر ہیں نا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سٹیک ہولڈر نہیں ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ گورنر صاحب اگر چھٹی چلے گئے ہیں تو لوگ بیوقوف تو نہیں ہے نا. آپ ہم سے ملے ہوئے تھے، پھر آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے کہا چلیں جی ہم چلے جاتے ہیں. حالانکہ اگر یہ بات ہوئی ہے تو ہمیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. بالکل سائن وہی گورنر کرتے جو دبئی میں گئے ہیں. بہرحال اس کے علاوہ بجٹ کی تو بات آپ نے کی، تنقید کی، بہت کچھ کیا، لیکن جو فائنانس کی کمیٹی بنی اس کے اندر آپ موجود ہیں. تو لوگوں کو کیسے آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ بچہ یہ نہیں، بیوقوفی سے کام نہیں چلے گا. آپ کو صدق کے دل کے ساتھ مسلم لیگ نواز کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، تب جا کے آپ کی جمہوریت کی کشتی بھی پار اترے گی اور ہماری بھی اترے گی. بہرحال مجھے کوئی اتنی لمبی چوڑی ان حرکات و سکنات کے بعد یہ لگتا ہے کہ شاید کبھی بھی ان کو موقع ایسا کوئی بھی ملے گا اس کو وہ ضائع نہیں کریں. موقع سے مراد سمجھ گئے نا آپ. بجٹ جو ہے وہ آپ کی مرضی سے بنا ہے، آپ کی مرضی سے بنا ہے، آپ کی مرضی سے پبلش ہوا ہے، آپ کی مرضی سے حد تک عزت بل کے اوپر سگنیچر ہوئے. یہ ساروں کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے بہتر ہے، کسی ایک کے لیے نہیں. انہوں نے کہا ہوگا اسی چلے ہیں تو تسی پیچھو کر لینا. یہی مجھے تو یہی لگتا. اور اب وہ دوسری طرف مخالفت بھی شروع کر دی. مخالفت نہیں سر، یہ میٹھا ایک طرف نکل گئے سر جی. میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں چلے گا. اور یہ اتحاد چلتا رہے گا. اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کی مجبوری نہیں. لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر لیتے ہیں. میں دل سے ان کا احترام کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میرے لیڈر آف دی اپوزیشن رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کچھ اصول ہونے چاہیے سیاست کے اندر. یہ اچک زئی صاحب کی مجھے بڑے فیورٹ تھے کسی زمانے میں. یعنی جو نقلیں پہلے اس سے معافی تو منگوا لیتے، بانی پی ٹی آئی سے معافی منگوا لیتے، دونوں جا کے ان کی جھولی میں بیٹھ گئے ہیں. میں کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھیں نا، اس نے مولانا کے خلاف جو لینگویج استعمال کی ہے وہ WhatsApp دیکھیں نا، کیوں جھولی میں بیٹھ گئے؟ وہ بس ضد، غصہ. ایک تو ان کو یہودی ایجنٹ کے اوپر کھڑا رہنا چاہیے تھا. جو انہوں نے یہودی ایجنٹ کا لفظ استعمال کیا تھا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یہ میں نے سیاسی طور پہ یہ بات کی ہے. میاں صاحب کبھی وزارت عظمیٰ کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ دیکھیں، اگر مریم نواز صاحبہ ان کی بیٹی قابل قبول ہے، اگر وزیر اعظم شہباز شریف قابل قبول ہے تو وائی ناٹ میاں نواز. حکومت خطرے میں ہے؟ آج کی ڈیٹ تک تو نہیں سر، کل کا پتہ کوئی نہیں. تو آپ کے اتحادی کیوں کہہ رہے ہیں خطرے میں ہے؟ کس نے کہا سر؟ نبیل قبول تو آپ کو وہ کوٹ بھی کر. اس طرح تو نہیں چلتا بٹ صاحب.
کہ وہ کہیں خطرے میں ہے. کوئی ادھر منظور وسان صاحب ہیں, کیا نام ہے, وہ اپنے خواب سناتے رہے ہیں. قبول صاحب اپنے خواب رمیش کمار صاحب بھی کہہ رہے ہیں. نبیل قبول صاحب سے بات کیا ہوئی تھی آپ کی؟ میں باہر نکل رہے تھے تو کچھ بھی نہیں, میں نے تو انہیں, وہ مجھ سے, میں نے انہیں پوچھا کیا حال چال ہے, ان کا بس ٹھیک ٹھاک ہے. کوئی اس نے میرے سے بات نہیں کی, لیکن منسوخ کر دی کہ جی میں نے ان سے یہ بات کی. اچھا, یہ کہا ہی نہیں کہ حکومت جا رہی ہے؟ نہیں, میرے سے ایسی کوئی بات نہیں. مذاکرات جو آگے اب عمران خان صاحب نے اجازت دے دی ہے. ایک دو ان کے لوگوں کی باتیں سن رہا تھا ٹی وی پہ کہ ہم نے دانا, یہ جتنے ہم نے رکھے ہیں اپنا مطالبات, ہم نے رکھے ہی اس لیے, یہ رؤف حسن کہہ رہا ہے, عام بندہ نہیں کہہ رہا. جس بندے کی نیت پہلے دن ہی خراب ہو, اس نے کیا مذاکرات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے مطالبات رکھے ہی اس لیے ہیں تاکہ وہ مان نہ سکے. رؤف حسن تو میرا نون لیگ آپ کا بندہ ہے نا؟ نہیں سر, ہمارا بندہ مان نہیں لے. اگر ہمارا بندہ ہے تو پھر ہمیں داد دیں, پھر آپ ہمیں داد دیں اور ان کی بیوقوفی کو آپ لان تان کریں کہ انہوں نے جو بیوقوفی کا مظاہرہ کیا. کیونکہ وہ تو آپ کی وزارت اعلیٰ میں اہم پوسٹ پہ رہے ہیں, 4 لاکھ 3 لاکھ تنخواہ لیتے رہے ہیں اس وقت. ان لوگوں کی پھر کیا یشیاں لگی ہوتی ہیں, ایک اور پارٹی اب بھی آپ کے وہ کام آ رہے ہیں, ایک پارٹی سے نکلے دوسری پارٹی میں, دوسری. رؤف حسن آپ کے کام آ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہم انڈر ہینڈ آ رہے ہوں, ہمیں داد دیں کہ ہم نے اپنا بندہ پلانٹ کر دیا ہو اور اگلے کو پتہ ہی نہیں چلا. اور وہ کئی موقعوں پر آپ کا وہ کام کر دیتے ہیں. اور ان کو دیکھیں نا, اگر ہمارا وہ کام کر دیتے ہیں تو اچھی بات ہے نا. ہم نے کیا کام کروانا ہے ان سے, یہی کام کروانا ہے نا کہ جو اچھی باتیں ہیں, جیسے انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی اور سچائی پہ مبنی بات کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جو اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ امریکہ سے ہینڈل ہوتا ہے. یہ کس چیز کی تصدیق کرتا ہے؟ رؤف حسن نے بھی بتا دیا, ٹھیک ہے جی, اس نے تو سچ پہلے بتا دیا, سب سے پہلے اس نے بتا دیا, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے مجھے کان میں وہ پہلے بتا گیا ہو, ٹی وی سے پہلے بھی. تو یہی تو ہم روتے تھے, یہی تو ہم پیٹتے تھے کہ فورن فنڈنگ والی یہ پارٹی ہے. رؤف حسن کے علاوہ بھی پی ٹی آئی میں اور بھی لوگ آپ نے بھیجے ہیں, آپ نے نام نہ بتائیں کتنے کو لوگ. میں نام نہیں بتاتا, لیکن دیکھیں نا, جو سیانیاں پارٹی ہوتی ہیں انہوں نے اپنے کام شام تو دیکھنا ہوتا ہے نا, کوئی کیا کر رہا ہے, کون کیا نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے کہ میں نے ہی کوئی 2 بندے پلانٹ کیے ہوں جو وہ بانی پی ٹی سے ملنے جاتے ہیں اور وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. کام جو آپ لے رہے ہیں یہ فری میں لے رہے ہیں یا کچھ دیندے دندے؟ میرا خیال ہے اسی دین والے تو نہیں گئے, لیکن امید تو ہوتی ہے نا کسی نے کچھ نہ کچھ بنا دیں گے کسی جگہ. تو آپ نے اس کا مطلب سبز باغ دکھائے ہوئے ہیں؟ نہیں, سبز باغ نہیں گئے, حقیقت میں مبنی کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ تو ہوتی ہے نا کسی کے ساتھ. سبز باغ نہیں, کوئی کالا باغ دکھائے؟ نہیں, حقیقت میں مبنی. جاوید لطیف صاحب اب آج کل اپنے حلقے کے وہ جیت ہار پہ تھوڑا سا ہٹے ہیں, تو یہ آپ کی بات پہ انہوں نے کوئی آپ نے میرے سے وہ پہلے بڑے ناراض ہیں. حالانکہ میں نے انہیں اس دن کہا سی ڈبلیو سی کی میٹنگ میں, میں نے کہا جنہوں نے سب سے زیادہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ کو جو کچھ کہا ہے اور آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کو کچھ کہا ہے, اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں تو میرے ساتھ بھی بیٹھ جائیں. تو بہرحال بڑے ناراض تھے وہ, لیکن میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ کی طرف سے نا انہیں بتایا گیا ہوگا کہ یہ لمٹس ہیں, اس لمٹس کو کراس نہیں کریں. میں جو عمران خان کو جیل سے باہر آتا ہوا نہیں دیکھ رہا, اور اس کی بہت ساری اور وجوہات بھی ہیں. جتنی مرضی سہولت کاری ہو جائے وہ کسی صورت بھی باہر نہیں آئیں گے. توشہ خانہ 2 جو ہے وہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا. اچھا, نیا کیس. قوم بڑی جذباتی ہوئی ہے, کرکٹ جو ہارے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کرکٹ بورڈ میں بھی اب تبدیلی آنی چاہیے؟ اور ایک ہی بندہ, اتنی بڑی وزارت ہے ان کے پاس, اور پھر چیئرمین پی سی بی بھی. بہت سفارشی ٹیم تھی, بہت زیادہ, اور میں اس میں ایک بندے کا نام دینا مناسب نہیں ہے. ساری ٹیم ہی جڑی تھی نا وہ سفارشی سے. ان میں سینٹیمنٹس نہیں ہیں, یہ سارے بن گئے ہیں ماڈل. یہ ماڈلنگ کے لیے ہیں, یہ کرکٹ کے لیے نہیں ہے. ان کی ماڈلنگ پر پابندی لگائیں, ان کو ڈومیسٹک کرکٹ کھلوائیں. ان میں سے کسی بندے کے اندر ملک کے لیے اس طرح جذبہ نہیں تھا جو نسیم شاہ نے میرا دل جیت لیا. دیکھیں نا وہ اعظم خان صاحب, خدا کا نام لو, ان تے بندہ وہ رسا کشی والی ٹیم نہیں سی ہوندی, وہ تسی جسٹیفائی کردا ہے کرکٹ, ہاکی یا کسی گیم چوں نہیں کرتا. محسن نقوی صاحب کو چاہیے کہ وزارت داخلہ چوز کر لیں اور روز آ کے جو ہمارے شہید ہوتے ہیں, شہداء شہید ہوتے ہیں, ان کے بارے میں بتائیں قوم کو کہ یہ کیسے شہید ہوئے اور کون کون سے ایلیمنٹس ہیں. وہ آ کر یہ بتائیں, اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کریں, یا پھر اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ فل فلیج کرکٹ سے اگر ان کو پیار ہے, محبت ہے,
वो पीसीबी का जो है वो चेयरमैनशिप संभाल लें। बजट पीपल्स पार्टी की मर्जी से तैयार हुआ, हतक इज्जत बिल पर दस्तखत भी पीपल्स पार्टी की मर्जी से हुए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी कहते हैं इत्तेहाद रखना पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, नून लीग की नहीं। पीटीआई में हमारे कुछ प्लांटेड लोग हैं। एक कश्ती के हम सवार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नमाज चेयरमैनशिप भी ले ली सेनेट की, प्रेसिडेंट भी बन गए, हुकूमत भी ले ली सिंध की, गवर्नर भी 2 ले लिए। आप कैसे कह सकते हैं कि आप स्टेक होल्डर नहीं है? ऐसे कह सकते हैं कि आप गवर्नर साहब अगर छुट्टी चले गए हैं तो लोग बेवकूफ तो नहीं है? फिर आपने कहा चलें जी हम चले जाते हैं। हालांकि अगर ये बात हुई है तो हमें इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। बजट जो है वो आपकी मर्जी से बना है, फाइनेंस की कमेटी बनी, उसके अंदर आप मौजूद हैं, आपकी मर्जी से हद तक इज्जत बिल के ऊपर सिग्नेचर हुए। इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मजबूरी है। कभी भी उनको मौका ऐसा कोई भी मिलेगा उसको वो जाया नहीं करेगा। फजलुर रहमान साहब की बात कर लेते हैं। चकजई साहब की मुझे बड़े फेवरेट थे किसी जमाने में, बानी पीटीआई से माफी मंगवा लेते, दोनों जाके उनकी झोली में बैठ गए। फसन कह रहा है, आम बंदा नहीं कह रहा। जिस बंदे की नीयत पहले दिन ही खराब हो उसने क्या मुज़ाकरात करने, मुतालबात रखे ही इसलिए हैं ताकि वो मान ना सके। सर आपके काम आ रहे हैं, हो सकता है हम अंडर हैंड आ रहे हो, हमें दाद दें कि हमने अपना बंदा प्लांट कर दिया हो। नाम नहीं बताता, हो सकता है कि मैंने ही कोई 2 बंदे प्लांट किए हो। मैं जो इमरान खान को जेल से बाहर आता हुआ नहीं देख रहा। तोशा खाना 2 जो है वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज हो। बहुत सिफारशी टीम थी, बहुत ज्यादा। मॉडलिंग पर पाबंदी लगाएं, ये उस तरह जज्बा नहीं था जो नसीम शाह ने मेरा दिल जीत लिया। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि वजारत दाखिला चूज कर लें, ये नहीं कर सकते तो फिर वो फुल फ्लैग पीसीबी का जो है वो चेयरमैन लें। को पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा का हनीफ अब्बासी के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ताश का घर है। नून लीग का इन्हिसार पीपल्स पार्टी के 45 अरकान पर है। बजट पर हमारी जमात से मुशावरत नहीं की गई। हनीफ अब्बासी दुआ करें नून हमारे मुतालबात पूरे करे, वरना वो और उसके दोस्त वापस अडयाला पहुंच जाएंगे। कराची के इलाके कोरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी पर डकैती मज़ाहमत के दौरान बाप जाँ बहक और बेटा जख्मी हुआ। जख्मी बेटे के मुताबिक मुल्ज़िमान पहले भी दुकान में डकैती कर चुके हैं। मेरे सामने वालिद को कत्ल कर दिया गया, हमें इंसाफ दिया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नज़ीर शाह से। जी अपडेट कीजिए। गुज़श्ता रात कोस्ट गार्ड चौरंगी पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहाँ डकैती मज़ाहमत पर बाप को गोलियां मार दी गई, जिससे वो जाबाग हो गए, जबकि बेटा जख्मी हो गया। हम इससे बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताएं आपका नाम क्या है और ये वाक़या कैसे पेश आया? नाम मेरा अब्दुल वहाब है। 2.5 नंबर कोस्ट गार्ड पे हमारी एलपीजी की शॉप है। आज 10 दिन में 3 डकैतियाँ हो गई थी। वही लड़के थे जो पहले लेके गए थे फर्स्ट टाइम, वही लड़के कल फिर आए थे। कल उन्होंने पहले वालिद साहब के ऊपर गोली चलाई है, तो फिर लिमिट क्रॉस हो गई थी। फिर मैंने उनसे छीन के, उनके पास 3 पिस्टल थी, एक मैंने उनसे छीन के उनके 2 बंदे जख्मी करे। मुझे इंसाफ दिला दें बस। आपको कितनी गोलियां लगी हैं? 2 गोलियां लगी। एनी शाहिद और इस वाक़े में जो जख्मी है, इसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस नौजवान का कहना है कि इसके आंखों के सामने इसके वालिद को गोलियां मारी गई, इसको इंसाफ फराहम किया जाए। जी। और अभी आपको बताएं कि कश्मीर के इलाके बडानी में डाकू का पुलिस चौकी पर हमला, 3 अहलकार जख्मी हो गए हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग के नतीजे में 2 डाकू भी जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली हसन से। जी अपडेट कीजिए। जी कश्मीर का इलाका बडानी पुलिस थाना बदानी पुलिस चेक पोस्ट पर गंडेर चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद 15 से ज्यादा हमला कर दिया। डाकुओं की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार जहां जख्मी हो गए, जिनमें जान मुगला मुस्तफा राजपर, सद्दाम सियाल और राजपर शामिल हैं। जबकि डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार गुलाम मुस्तफा रास्ते में उसको इलाज के लिए लड़का लेकर जा रहे थे, वो शहीद हो गया। जबकि 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी नाजुक हालत में। जबकि पुलिस की फायरिंग से 2 डाकू भी जख्मी हैं। अब पुलिस और डाकू के दरमियान अभी भी फायरिंग का तबादला जारी है। जिला भर से मजीद पुलिस नफरी तल्लुक करके बडानी को पहुंच रही है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। यहाँ पर एक मुस्बत चीज़ जो है वो ज़रा रिपोर्ट कर दें। वो ये है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत आगाज़ हुआ है, 518 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 100 इंडेक्स 77,225 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये अच्छा आगाज़ हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का और 518 पॉइंट्स का इजाफा अब तक देखने में आया है। ज़बरदस्त। यही कहा, एक रिक्वेस्ट की है कि 40 टोल प्लाजा और इसके पीछे जो बैक एंड पे इसका स्मार्ट सिस्टम है, उसके साथ फ़िलहाल आप कैमरास को कनेक्ट करें अपने, और ख़ास तौर पे पुलिस के साथ मिलकर आइडेंटिफाई करें
कि कौन सी इंटरसेक्शंस, कौन से ऐसे रूट्स हैं जिनसे क्रिमिनल्स अपनी एस्केप ढूंढते हैं। एक तो होता यह है कि हमें ऑब्वियसली जब कोई ऐसी वारदात होती है तो देन वी गो एंड स्टार्ट लुकिंग एट द कैमरास और वी वर्क बैक और ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक स्मार्ट सिस्टम जिसमें उसकी तस्वीर दे दी जाए, और वो आज उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया, यू कैन डू दैट, कि जहाँ से भी वो क्रिमिनल या बंदा गुजरेगा, उन्होंने मेरे ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करके अभी दिखाया था कि मैं कहाँ से गुजरा हूँ पिछले कुछ दिनों में। आई होप दे नॉट ट्रैकिंग मी लाइक दैट। तो वो कर सकते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत है और इंशाल्लाह ताला हम इसको बहुत जल्दी एक्सपैंड करेंगे ताकि इस सूबे के लोग, इस शहर के लोग अपने आप को सेफ़ और सिक्योर महसूस करें। हर हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ होता है कि अपने शहरियों को एक सेफ़ इन्वायरमेंट दें, क्राइम से पाक इन्वायरमेंट दें। हमने बहुत मुश्किल वक्त भी देखे हैं इस सूबे के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, लेकिन वो अप्स एंड डाउन्स आती रहती हैं क्राइम के अंदर, क्राइम सिचुएशन के अंदर। मैं हर जगह बताता हूँ कि 2007 में हमारी कोई हाईवे सेफ नहीं थी। आप और मैं कई जगह बता चुका हूँ कि 2007 का अप्रैल मुझे याद है कि मुझे अगर सक्खर से नौदेरो जाना पड़ता था तो मुझे वेट करना पड़ता था कि एक पुलिस और मिलिट्री का एस्कॉर्ट हो, 30-40 गाड़ियाँ इकट्ठी हों, फिर उनको एस्कॉर्ट करके ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। दिस इज़ वेयर वी वर। कराची के अंदर एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों ऑन एन एवरेज टेररिज्म के वाक़यात होते थे। अल्लाह ताला का शुक्र हुआ कि रूरल एरिया में अब मैं सेफली कह सकता हूँ कि कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आपको इस तरीके की एस्कॉर्ट की ज़रूरत होती है। इसका ये मतलब नहीं कि क्राइम ख़त्म हो गया है, क्राइम अभी भी है, लेकिन अब मसला क्या है आज का मैं आपको बताता हूँ। मुझे सुबह बताया था कि वो क्रिमिनल इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो अपने सेफ हेवन से बाहर निकल के आज सुबह उन्होंने कश्मीर में एक पुलिस चौकी पे हमला किया। देखने में तो ये बड़ा लगता है ना कि जी क्रिमिनल आ रहे हैं पुलिस चौकी पे हमला कर रहे हैं, लेकिन हमने उनकी ज़िंदगी उनको इतना मजबूर किया है कि वो रिटेलिएट इस तरीके से कर रहे हैं, और उसमें हमारे 3 जवान ज़ख्मी हुए। इंशाल्लाह ताला हम इन क्रिमिनल्स को आज से 2 दिन पहले घोटकी में हमने जो पिछले साल घोटकी के अंदर हमारे 5 जवानों को शहीद किया था, उस गैंग के 2 डाकू जहन्नुम रसीद किए हैं। तो ये काम चल रहा है। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पुलिस ना सिर्फ कच्चे में बल्कि कराची शहर में भी जो स्ट्रीट क्राइम है इस पे काबू पाने में जल्द कामयाब होगी। मैं एक काफ़ी पुरानी बात है और मैं आपको सिर्फ बताता हूँ, और मैं भी बहुत क्रिटिसाइज़ करता हूँ आईजी साहब को पता है, आए दिन इन पे थोड़ा बहुत नाराज़ हो जाता हूँ या अफसरों पे नाराज़ हो जाता हूँ कि यार ये कैसे हो गया, बिकॉज दैट इज़ माई जॉब। आई बिलीव आई हैव टू मेक श्योर दैट थिंग्स आर फाइन। बट आप अगर दूसरी तरफ भी देखें ना, मैं वो 3 या 4 साल पहले चीफ मिनिस्टर एंड ग्रुप ऑफ यंग ऑफिसर्स हुड जस्ट बीन रिक्रूटेड केम टू सी मी। वो यूनिफॉर्म पहन के एक जवान, एक बच्चा ही था, ही वाज लाइक मस्ट बी इन हिज 20s, उसने आया तो मैंने उससे पूछा आपने पुलिस क्यों ज्वाइन की। एक बड़ा नॉर्मल सवाल होता है ना कि आप नौकरी पे जाते हैं, आपसे सवाल करते हैं आप कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उसने मुझे जो जवाब दिया ना वो मुझे अभी तक याद है। उसने कहा सर शहीद होने के लिए। ये उनका जज्बा होता है। हाउ मेनी ऑफ अस कैन डू दैट? हम में से कितने लोग हैं जो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं? तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। एट द सेम टाइम उनके ऊपर भी ऑनस है कि अगर पुलिस को अपनी
जो उनको काम दिया जाता है वो तनदेही से अगर करेंगे, यू आर द बेस्ट प्रोफेशन दैट एनीबडी कैन बी इन। आप वो काम कर रहे हैं जिसके अंदर शहरी जो है आपका वो सुकून से अपने दफ्तर जाए, वापस आए, रात को चैन से अपने घर पे सोए, उसको ये परेशानी ना हो कि उसके बच्चे बाहर जा रहे हैं तो वो खैरियत से वापस आएंगे। ये पुलिस का काम है और इंशाल्लाह ताला हम साथ मिलके, और इसमें मैं शहरियों को भी कहूँगा कि साथ दें, हम कामयाब होंगे इन क्रिमिनल्स को यहाँ से जहन्नुम रसीद करने में। ये सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता दूं, और मैं थोड़ा सा वार्न भी करना चाहता हूँ उन लोगों को जो समझते हैं, राइटली सो, शायद हमारी कमज़ोरियाँ थी ओवर द ईयर्स, कि हम लोग ये समझते हैं कि जी दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग। और छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत लोगों को शौक़ है अपनी गाड़ी पे जाली नंबर प्लेट लगा दी, कोई गवर्नमेंट की नंबर प्लेट लगा दी, किसी ने पुलिस की नंबर प्लेट लगा दी, और वो खुलेआम घूमते हैं। अब वो नहीं चलेगा, इसलिए कि ये सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दें। अगर किसी भी टोल प्लाजा से आप गुजरेंगे, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्टेज में जैसे मैंने कहा कि ये मेजर इंटरसेक्शंस पे होगा, अगर आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट गलत होगा तो वो एक्साइज एंड टैक्सेशन के रिकॉर्ड से जाके उसी वक्त चेक कर सकती है कि भाई ये करोला नहीं, ये सुजुकी का नंबर प्लेट है, या ये काली नहीं सफ़ेद गाड़ी है जिसके नंबर प्लेट है जो आप लगा के घूम रहे हैं। एंड मैं वो जो वार्न कर रहा हूँ ना, इसलिए कि मेरा बड़ा दिल खोलता है जब मैं देखता हूँ। मैं जब चीफ मिनिस्टर बना था, आपको याद होगा, पहला काम मैंने ये किया था, वो चीफ मिनिस्टर हाउस की गाड़ियों पे वो सीएम का एक मोनोग्राम लगाया होता था कि चीफ मिनिस्टर सिंध, और चलो भाई घूमो। मैंने उस गाड़ी पे पहले दिन तो बैठा था, नेक्स्ट डे आई सेड आई विल नॉट सिट इन दिस कार, इसलिए कि अगर मैं खुद नहीं एग्जाम्पल सेट करूँगा तो मैं किसी और को कैसे कह सकता हूँ। वो सारी गाड़ियाँ रजिस्टर कराई थी, उन पे एक्चुअल नंबर प्लेट्स लगाई थी, और वो अभी तक आई होप वैसे ही हो रहा होगा कि कोई भी गलत नंबर प्लेट नहीं लगी हुई। तो मैं एक तो आम शहरी, दूसरा सरकारी अफसरान भी ये बहुत करते हैं, अपनी प्राइवेट गाड़ी पे सरकारी नंबर प्लेट लगाई। सो आई एम वार्निंग देम कि ये पकड़े जाएंगे। वैसे भी मैं कहीं कोई देख लेता हूँ तो अभी मेरे ख्याल पिछले एक हफ्ते में 3 या 4 गाड़ियाँ तो मैंने खुद पकड़वाई हैं आईजी साहब से, जहाँ पे भी देखता हूँ कि मुझे अच्छा वो सामने नज़र आती है, और मैं पुलिस को ये कहता हूँ कि यार आपको क्यों नहीं नज़र आती है गाड़ियाँ चलती हुई। तो खैर ये पकड़े जाएंगे। इस सिस्टम के साथ हमें दूसरा एडवांटेज क्या होगा, जैसे भी बताया कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, लॉ मिनिस्टर भी है हमारे, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वैसे भी कम बात करनी चाहिए इस मामले पे। हमें लोग पकड़ते हैं, हमारी गलती है, हमारी, मैं अपने ऊपर लूँगा, हमारी कोताहियाँ हैं जिसकी वजह से उनको जल्दी बेल मिले और फिर वो एब्सकॉन्ड कर जाते हैं। 80,000 के करीब एब्सकॉन्ड। तो आज शाम 5 बजे दोबारा इजलास शुरू होने वाला है बजट के हवाले से। इजलास में 2 निकाती एजेंडा है जो जारी कर दिया गया है, और अब बाकायदा बहस शुरू होगी जो बजट पेश किया गया था वफाक की जानिब से। तो अब देखते हैं, बहुत सारी ऐसी तजवीज़ दी गई थी, उस पर क्या क्या एतराज़ात आते हैं ये देखना होगा। सो अपोजिशन लीडर जो है उमर अयूब, वो बजट पर बहस का आगाज़ करेंगे, और फाइनेंस बिल 2024-25 मंजूरी के लिए भी पेश किया जाएगा। सो अपोजिशन ने बजट मंजूरी के दौरान एहतजाज और हंगामा आराई का जो एक फ़ैसला है, कहा है कि वो हम उसको जारी रखेंगे, और ये 1 हफ्ते ये बहस जारी। अच्छा, मैं तो बस ये कहता हूँ कि भाई ये बजट की जो दस्तावेज़ है वो लाजमी तौर पर तमाम अरकान असम्बली को पढ़नी चाहिए। हाँ। पता होना चाहिए कि जिस हल्के की नुमाइंदगी करके फ़र्ज़ करें 2 लाख, 2.5 लाख, 50,000, 70,000, 1 लाख आप वोट लेके आए हैं, तो ये बड़ा आपके ऊपर एक कर्ज होता है कि आप वो पढ़ के समझ सकें कि दरहकीकत मसला है क्या। आजकल तो बड़ी मालूमात दस्तयाब बैठे इसलिए कानून साजी करने बैठे लेजिस्लेटर्स हैं ना भाई, लेजिस्लेटर्स हैं, तो जितना टाइम लग सकता है लगाएं, लेकिन एक एक शिक पढ़ें और उस पर अवाम की जितनी आप नुमाइंदगी कर सकते हैं करें, बिकॉज यही आपका फोरम है, यही हमारे सियासतदानों का फोरम है, और इसलिए अवाम आपको मुंतखब करके ऐवानों में भेजते हैं। भाई नजीब, सबसे पहले तो गुज़िश्ता ईद मुबारक। एक तो ईद पे दस्तयाब नहीं होते, नजीबुल हसनैन साहब बड़े मसरूफ़ शख्सियत है। दूसरा ये है कि भाई मैच वैच देखे आपने यार, कल वाला मैच भी बड़ा ज़बरदस्त था, और मैं ये कह रहा हूँ कि रबादा का ओवर ही था यार जिसने मतलब आप सोचिए कि एंड में
امریکہ کو شکست سے دوچار کیا, ادروائز تو دے آلموسٹ گاٹ اٹ. جی بالکل ایسا ہی ہے, اور دونوں میچز بڑے ہی شاندار ہوئے ہیں. اور اگر آپ جیسے پہلے یو ایس اے اور ساؤتھ افریقہ کے گیم کی بات کر رہے تھے, جی تو کوئنٹن ڈیکاک کی شاندار ناک, 40 بالوں پہ 74 رن کیے انہوں نے, اور مجھے بڑا مزہ آیا ان کی اننگز. اور ہینری کلاسن تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی اس طرح کے رول میں بڑی شاندار پرفارمنس رہتی ہے ان کی, نیچے سے آتے ہیں اور پاور ہٹنگ کرتے ہیں. بٹ ایک جو چیز ہم نے دیکھی نا کہ اس میچ میں بھی اور پاکستان والے میچ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے جو یشدیپ سنگھ یو ایس اے کے ایک بالر ہیں, وہ تھوڑا نا ان کا ویک لنک ثابت ہو جاتے ہیں. وہ آ کے بیچ میں رن دے دیتے ہیں, تو وہ اس کی وجہ سے ساؤتھ افریقہ کا پاور پلے میں بڑا اچھا سکور بن گیا تھا. جی اچھا, یعنی کہ لیکن میچ پھر بھی پھنس سکتا تھا نا, جو کہ بہت شاندار. جتنی تعریف کی جائے نا یو ایس اے کی, کیونکہ دیکھیں ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ کرکٹ میں اتنا پیسہ ہے. یو ایس اے کا کوئی سینٹرل کانٹریکٹ نہیں ہے, اور ان کے کھلاڑیوں کو کوئی $250 پر ڈے کے حساب سے پیسے مل رہے ہیں. تو وہ اپنی جابس کرتے ہیں, پھر وہ وہاں سے آتے ہیں. ابھی جیسے نٹرا ولکر جنہوں نے پاکستان کے خلاف سپر اوور بھی کرایا تھا, وہ کارنل یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں, اور وہ اوریکل میں جاب کرتے ہیں, ساتھ میں وہ کرکٹ کھیلتے ہیں, وہ یوکلیلی بجاتے ہیں. تو ایک آدمی سے نا اور بھائی نجیب میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ وہ ابھی بھی ہی از آن جاب, مطلب وہ اپنے ہوٹل روم میں مطلب اب دیر ود ہز سسٹم کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, وہ شام میں اپنے آفس کا کام کرتے ہیں. مطلب سارے پارٹ ٹائم بھائی آپ نے تو سینٹرل کانٹریکٹ بھی دیے. سینٹرل کانٹریکٹ کے نجیب آپ اور ہم ڈسکس کیا کرتے تھے 2008-9 میں کیا پیسے تھے, اور اب آپ دیکھ لیں پیسے کیا ہیں. پھر اس کے بعد کون سی ایسی چیز ہے, گاڑیوں سے لے کے نہ جانے کون کون سے اشتہار ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں. بھائی تو کمال کر رہے ہیں, ہمارے کرکٹ کھیلنے کے علاوہ سب کچھ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. دیکھیں یہ تو obviously اٹس اے کمرشل سپورٹ, اور میں اس کے مطلب میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہاں پیسے کم کر دیں یا ایسا کر دیں, لیکن اتنا وہ مل رہا ہے, ڈیلیور تو کریں. ہاں مطلب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بھائی نجیب اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کرکٹ کو کھیل سمجھیں, کھیل کو کھیل کی طرح رہیں. بھائی بات یہ کوئی سمجھ بھی نہیں رہا جو پرفارمنس دی ہے. دیکھیں یہ بات نہیں ہے, بات یہ کہ اٹس اے پروفیشنل گیم, اٹس اے کمپیٹیٹو گیم, اس میں خوب پیسہ لگائے تو اس میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. سب سے بڑی بات یہ اس میں پلیئر کا قصور نہیں ہے, قصور ان کا ہے جنہوں نے مشکل سوال پوچھنا چھوڑ دیے ہیں. آپ اپنے جب پی سی بی اپنے سوشل میڈیا کے پیجز پہ پلیئرز کے انڈیویجول مائلڈ سٹون کی تصویریں لگائے گی اور آپ میچ ہارے میں ہوں گے, تو پھر بات ہی ختم ہو گئی نا. آپ سوال کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ کی کمزور ٹیم آئی ہے یہاں پہ پاکستان ٹور کرنے, اور اس سے آپ کیسے ہار گئے؟ آپ تو اسی میں لگے ہیں کہ اس کے اتنے رن ہو گئے, اس کی اتنی وکٹیں ہو گئی. تو بیسکلی قصور ہمارا ہے کہ ہم نے پش نہیں کیا اپنے سٹارٹس کو. نجیب واٹ اباؤٹ دس یہ جو ایک ہمارے سٹیٹس آتے ہیں بھائی, جو فلاں پلیئر ہے وہ اتنے عرصے تک نمبر 1 بیٹر رہا, نمبر 1 بولر رہا, لیکن کس ٹیم کے اگینسٹ انڈیویجول پرفارمنس, کیا اس پرفارمنس سے ہم نے میچ بھی جیتا کہ نہیں, کیا یہ میٹر نہیں کرتا؟ صدف یہی تو بات کر رہا ہوں نا. دیکھیے مجھے کیا فرق پڑتا ہے رینکنگ میں, میری ٹیم 1 پہ ہو, میری ٹیم 5 پہ ہو لیکن جیتتی ہو ہر چیز, میری ٹیم 5 پہ ہو اور ورلڈ کپ میں ہمیں شرمندہ نہ کرتی ہو. یہ رینکنگز اور انڈیویجول پرفارمنسز سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ ایگزیکٹلی وہ تو اسٹیٹس ہوتے ہیں. اچھا نجیب میں ایک اور چیز بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں جو ابھی ریسنٹ میچ ہوا ہے انگلینڈ کا, یہ آپ یہ دیکھیں مائیکل وان کا اسٹیٹمنٹ, وریندر سہواگ کا اسٹیٹمنٹ, یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ کیا کہہ رہا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ڈو یو اگری ود دیئر اسٹیٹمنٹ؟ یہ بھی دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یار کنگ ہم نے تو نہیں بنایا, دنیا نے بنایا, تو اب دنیا ہی یہ باتیں کرنا شروع ہو گئی ہے نا. جی وہی کہنا شروع ہو گئے ہیں جو ہم اتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ ویئر از دا اسٹرائک ریٹ. T20 کرکٹ میں اسٹرائک ریٹ کے بغیر کچھ نہیں ہے. آپ اوپر گئے, آپ نے جا کے سلو کر دیا گیم کو, اگر آپ کے پاور پلے میں اچھے رن نہیں ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو مینج ٹو اسکور 150 160, جہاں پہ دنیا کی دوسری ٹیمیں 190 200 اور 200 پلس کر رہی ہیں. وہی آپ کا ون ڈے میں ہے, ہم 280 پہ ہی کھڑے ہیں, وہی 90s کرکٹ کھیل رہے ہیں, دنیا 350 اور چاہے 106 رنز بھی بنانے ہم آخری بال تک جا رہے ہیں, یہ بھی ہماری پرفارمنس ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب اس کے بارے میں بہت سیریسلی سوچنا ہوگا
टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास पीछे भी जो हम बहुत शोर मचाते हैं ना, बड़ा टैलेंट नहीं है, आपको अपना सिस्टम अच्छा करना पड़ेगा। टैलेंट तब आएगा, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देनी पड़ेगी। आप ये जो आपके स्टार प्लेयर्स हैं ये डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेलते, कोई ना कोई बहाना बना के बाहर हो जाते हैं। जब ये प्लेयर्स खेलेंगे तो उसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, कंपेटिटिव क्रिकेट और नजीब मैं एक टैलेंट प्रोड्यूस होगा। और मैं एक चीज ये देख रहा था कि आप ये सोचिए कि वो इंडियंस अपने करंट स्क्वाड के ऊपर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी आप विराट कोहली और उनको लेके गए, रोहित शर्मा से ओपन कराते हैं, आप सेफ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप अभिषेक वर्मा को नहीं लेके गए, आप फलाने को नहीं लेके गए। मतलब आप सोचिए कि इतना कम्पेटिटिव होने के बावजूद, इतना इफेक्टिव होने के बावजूद, यही तो बता रहा हूँ, यही तो रीजन है उनकी कामयाबी की कि अभिषेक शर्मा को एक आईपीएल सीजन की परफॉर्मेंस पे मार धाड़ पे वो उठा के नहीं लेके जाते। वो हमारी तरह नहीं कि उस्मान खान को उठा के ले गए, आपको पता ही नहीं कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, आप ले गए। वो अपने प्लेयर्स को पूरा मौका देते हैं, वो अपने प्लेयर्स को पूरा जज करते हैं। वो हम जो कहते हैं ना पीएसएल के बाद हम प्लेयर को कच्चा ही तोड़ के ले आते हैं जी, और फिर वो इंटरनेशनल में आके स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इंडियन क्रिकेट की जीत का राज ये है कि वो पूरा सोच समझ के पूरा प्रॉपर एक तैयार प्लेयर को, लेकिन अभी आई एम श्योर कि आप इफ्तिखार पक्के हो गए होंगे। लेकिन एक चीज मुझे नजीब बताएं, अब हम जो ये कह रहे हैं कि अब तब्दीलियां करने की जरूरत है, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी नहीं अब जगह बनती है इस टीम में? कैन यू नेम दैट? अभी तो जैसे आपके सामने ही है, अभी इन्होंने नाम लिया इफ्तिखार का, इफ्तिखार की जगह अब नहीं बन रही है, आपका जो रोल है वो नहीं कर पा रहे। आजम नीड्स टू गो बैक एंड वर्क ऑन हिज फिटनेस। ये 125 से 120 125 के बॉलर्स को मारना आसान है, जहां उससे ऊपर स्पीड आएगी वो फंसेंगे। शादाब कंटिन्यूसली फेल हो रहे हैं, हमें एज बॉलर उनसे परफॉर्मेंस चाहिए, विद बैट्समैन उनकी जगह, मतलब ओनली विद बैटिंग उनकी जगह नहीं बनेगी। तो शादाब हैज टू गो बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट, लंबी क्रिकेट खेलें, विकेटें लें। अब जब उनके अंडर हिज बेल्ट विकेट्स होंगी ना, उनके ऊपर मतलब उनको कॉन्फिडेंस आएगा, तो आई एम श्योर शादाब दोबारा से कम बैक। उस्मान की बिल्कुल जगह नहीं बनती, ले जाना गलती थी। आप आगे का सवाल पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप सोचे ना कि टेक्निक इतनी खराब है, और ये हमें रियलाइज करना होगा, यार्ड स्टिक कैन नेवर बी पीएसएल। पीएसएल इज एंटरटेनमेंट, टैलेंट शोकेस करने का बड़ा अच्छा मौका मिलता है, हमारा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बट टैलेंट को आप दिखाएं उससे, बट इट्स नॉट इफेक्टिव। उसको यार्ड स्टिक ना बनाएं कि उसकी बेस पे आप इंटरनेशनल क्रिकेट ना खिलाएं। अच्छा, इमाद वसीम शुड प्ले एज अ बॉलर, डू यू थिंक? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क अभी भी। मुझे लगता है कि the way he played against India, the way he played against Ireland, अब हमें उनकी ज़रूरत है या नहीं है, ये आपको फैसला करना है। आगे किस डायरेक्शन जाना है, क्या आपको नए लड़कों की तरफ जाना है या यहीं घूमते रहना है, ये क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़े अहम सवाल है जिनका उनको जवाब खुद तलाश करना है। तो क्या ख्याल है कि एक दफ़ा एक नई, जब तजर्बे ही हम इतने कर रहे हैं और तजर्बों से ही करते करते हम वर्ल्ड कप तक भी पहुंच गए, तजर्बे ख़त्म नहीं हो रहे थे, तो एक नई टीम बना लें। व्हाट अबाउट द कैप्टनसी? कैप्टन का बड़ा मसला है हमारे यहाँ। आप सब कह रहे हैं बाबर ने तो भाई इस टूर्नामेंट में ये बता ही दिया कि वो अच्छे कैप्टन नहीं है। नहीं, इस टूर्नामेंट में नहीं बताया, सदर बहुत अच्छे से बता रहे हैं, वो बहुत मतलब वो तो कहते हैं ना आखिरी जो मोहर सब्त कर दी इस बात पे। हाँ, फाइनल नेल इन द कॉफिन। मतलब मुझे सिंपली मैं ये कहता हूँ, जीरो लर्निंग ऑन द जॉब। कि आप कप्तान रहे, 6 इवेंट्स हो गए, 4 वर्ल्ड कप, 2 एशिया कप, और आपकी कैप्टनसी में अभी भी जो है ना, सामने वाला पजल देख के कि आप क्या सोच रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो जो स्प्लिट सेकंड डिसीजंस हैं वो नहीं ले पाते। उनकी कप्तानी में बहुत फ्लॉज हैं। कप्तानी के साथ साथ मुझे तो लगता है उनकी T20 टीम में भी जगह नहीं बनी। अच्छा, एक और चीज है, यस एवरीबॉडी इज सेइंग दैट, ये बड़ा स्टेटमेंट है आपका। यस एवरीबॉडी इज सेइंग दैट। एक और चीज भी है नजीब, मैं ये कह रहा था कि इस वक्त जैसे आप बात कर रहे हैं ना, अभी आप ये देख लें कि हम जो जिस तरीके से फिल शॉर्ट ने अभी असॉल्ट किया, या बाकी हमारी टीम में कौन सा ऐसा पावर प्लेयर है जो के रहता है? यानी कि पहले हमारे जहन में नाम आते थे, शाहिद आफरीदी का नाम आ जाता था, फिर उसके बाद फ़खर ज़मान की, अभी ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग राइट नाउ, लेकिन उसके अलावा अब्दुल रज़ाक आपके पास हुआ करते थे, जिनके ऊपर आप रिलाई करते थे डेथ ओवर्स में, कि वो बैटिंग करके 10 ओवर में 100 भी कर देंगे और मैच जिता देंगे। अब कौन है? यही तो गम है कि हम इतने सालों बाद भी अभी तक अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद इन्हीं को याद करते हैं, क्योंकि आपने डेवलप ही नहीं किया। अभी आपके पास एक बड़ा ब्रिलियंट चांस था, आमिर जमाल को आप लेके जाते, उनको डेवलप करते, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की शदीद जरूरत थी,
मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत बड़ा धोखा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। ये टीम ऐसी नहीं थी कि वो ये रिजल्ट लाती। आपने सारे ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर बना दिया, क्योंकि हमने ओपनिंग करनी है इसलिए हमने बाकियों को मिडिल ऑर्डर बना के सामने रख दिया। आपने मतलब आपके सामने इसी टीम में आमिर जमाल होता, इसी टीम में उसामा मीर होता। ये कितना डिफरेंट ऑप्शंस होते। अबरार को आपने मौका ही नहीं दिया भाई। अबरार को आपने मौका नहीं दिया, आफरीदी को मौका ही नहीं दिया। मुझे नहीं समझ में आता कि जो इस टीम के जो सेलेक्टर्स की एक फौज थी, उनके माइंड में क्या चल रहा था, बाबर के माइंड में क्या चल रहा था। अब वैसे क्या उम्मीद रखें नजीब? अब भी इसी तरह चलता रहेगा मामला? यही दोस्तियां यारियां जो ग्रुप बने हुए हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, या अब हम वाकई कुछ तब्दीली देखने जा रहे हैं? खबरें क्या हैं? अब वो दोस्तियां यारियां तो चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब सब एक्सपोज हो गए दुनिया के सामने। इनफैक्ट जो हमारे पाकिस्तानी फैंस हैं वो बेचारे बड़े इमोशनल थे, वो बहुत बैक कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे इन सबको। अब सबके सामने चीजें बड़ी क्लियर हो गई कि यहाँ बहुत बड़ा मिसहैप हुआ है और उसको हमें ठीक करना है। बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान में जैसी सारी चीजें चल रही हैं, आप दोनों करंट अफेयर से इतना हर वक्त जुड़े रहते हैं, आपको पता है ये बात कि जैसे इस मुल्क में सब कुछ चल रहा है वैसे ही क्रिकेट चल रहा है, तो वो कुछ अलग तो नहीं हो सकता यहाँ पे। तो अच्छा, मैं यही सोच रहा था कि एक मैसेज, वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ हो और वो होती हुई नज़र भी आए। मुझे हैरानगी हुई कि ऐसी पैथेटिक परफॉर्मेंस के बाद उसके बाद फिर कुछ ने डिसाइड किया कि हमने वहाँ पर छुट्टियाँ मनानी है, कुछ ने डिसाइड किया कोई अमेरिका चले गए। आई मीन द फर्स्ट थिंग शुड हैव बीन कि उनको बुला के उनसे बासपुरस होती। तो इज़ देयर एनी चांस कि ऐसा होता दिखाई देगा? देखिए होगा तो मतलब आई वुडंट से कि कोई मेजर सर्जरी होगी, बट या माइनर चेंजेस आएंगे जिनसे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। बट इन द लॉन्ग रन हमें देखिए, एक होता है शॉर्ट टर्म प्लान, एक होता है लॉन्ग टर्म प्लान। हमारे शॉर्ट टर्म प्लान तो अच्छे होते हैं, वो हम कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म हमारे पास कुछ नहीं होता। तो मेरी चेयरमैन साहब से, मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चेयरमैन है, ये चाहे तो पाकिस्तान की क्रिकेट का फेस इस वक्त तब्दील कर सकते हैं। तो इनको चाहिए कि ये जरा स्ट्रॉन्ग फैसले लें और पाकिस्तान की क्रिकेट को ना दोबारा ट्रैक पे लाने के लिए बहुत सारे काम करने हों। खबर हमारे पास आई है, वो स्क्रीन पे आपसे शेयर करेंगे, पोलियो वायरस से मुतालिक है। और जाहिर है कि आपको पता है कि पोलियो से मुतालिक हमारे यहाँ इक़दाम किए जाते हैं, लेकिन मुल्क के 2 शहरों के 3 सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। और आप सोचें, कराची का इलाका केमाड़ी है और पेशावर के सीवरेज में पोलियो पाया गया है। तो जहांगीर खान से जान लेते हैं। जहांगीर, बताइएगा मजीद डिटेल्स। जी बिल्कुल, रवा साल चारों सूबों से 185 सैंपल्स हैं जिनमें पोलियो की तस्दीक हुई है, जबकि मुल्क के 45 अजला भी सीवरेज जो उनकी है वो पोलियो वायरस से आलूदा हो चुकी है। ये जो मुतासरा अजला है कराची, जिसके 2 एक सैंपल दिए गए हैं केमाड़ी से, और पेशावर की सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। पेशावर का इलाका नरे और पलोसी है, और पेशावर कराची के जो केमाड़ी औरंगी नाला और मोहम्मद खान कॉलोनी है जिसकी सीवरेज पोलियो पॉजिटिव निकली है। रवा साल कराची केमाड़ी के 11 सैंपल्स में पोलियो वायरस पाया गया है। ठीक है जहांगीर, आपने हमें डिटेल्स बताई, थैंक यू सो मच। इसराइली ग्रुप की शाहिद आफरीदी को धोखा देने की कोशिश, साबिक कप्तान ने भी 2 टोक जवाब दे दिया। शाहिद आफरीदी ने इसराइल के हामी ग्रुप्स की हिमायत के दावों को मुस्तरद करते हुए वाज़े किया कि इन लोगों के साथ सेल्फी इसलिए ली थी क्योंकि मेरा ख्याल था कि ये लोग आम मद्दाहों की तरह हैं। फ़लस्तीन में मासूम लोगों को अजियत में देखना वाकई दिल दहला देने वाला है। कोई भी तस्वीर मेरी हिमायत की अक्कासी नहीं करती। शाहिद आफरीदी साबिक कप्तान ने पैगाम में लिखा कि मैं अमन, इस जंग के खात्मे और आज़ादी की दुआ करता हूँ। गुज़िश्ता रोज़ बरतानिया में इसराइली ग्रुप नॉर्थ वेस्ट फ्रेंड्स ऑफ इसराइल के 2 अरकान ने शाहिद आफरीदी के साथ तस्वीर शेयर की, जिसमें पोस्ट में लिखा गया कि शाहिद आफरीदी ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई के हमारे मुतालबे के लिए अपनी हिमायत की। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का इजाफी किरायों के खिलाफ मुहिम जारी रखने का ऐलान। मुहिम मुसाफिरों की वापसी के दौरान भी जारी रहेगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नाम मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध शहरियों को गैर मुनसिफाना किरायों से बचाने के लिए पुरज़म है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी अपडेट कीजिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नाम मेमन का कहना है कि सिंध में जो ईद के बाद वापसी आने वाले मुसाफिर हैं उनसे इजाफी किराया वसूल करने की किसी सूरत में नहीं दिया जाएगा। उन्होंने महकमा ट्रांसपोर्ट को हिदायत की है कि बस से वापसी आने वाले जो बस हैं उनको चेक किया जाए और जो
ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, लेकिन कहीं हल्की तो कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने शाम के औकात में क्वेटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत केपी, बालाई पंजाब के बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। तो जनाब, लाहौर की सुबह का आगाज पर मौसम खुशगवार है। सूरज की बादलों से आंख मचोली जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश के भी इम्कानात हैं। मौसम की सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद खोकर से। जी अपडेट कीजिए। रात से ही लाहौर शहर का जो मौसम बेहतर हुआ है और तेज़ हवाओं का सिलसिला लाहौर शहर में जारी है। इस वक्त भी अगर बात की जाए तो 23 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से लाहौर शहर में हवाओं का सिलसिला जारी है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ पंजाब के बेशतर इलाके जैसे कि वज़ीराबाद, गुजरांवाला समेत दीगर इलाकों में बारिश हुई थी, तो लाहौर का जो मौसम है उससे बेहतर हो गया था। इस वक्त अमूमन जो है वो 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो रोज़ाना की बुनियाद पर रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन आज लाहौर शहर का मौसम बेहतर है। और आज अगर बात की जाए दर्जा हरारत की तो 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो लाहौर का टेम्परेचर बताया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का जो तनासुम है वो 49 डिग्री बताया जा रहा है। पेशावर में मुजाहिरीन ने आज दोबारा पेस्को के ग्रिड में घुसकर 4 फीडर ऑन करा दिए। मुजाहिरीन आज सुबह रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए और जबरदस्ती 4 फीडर्स ऑन कराए। मजीद क्या तफसीलात हैं ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक से जानते हैं। बताइए ज़ियाउल हक। जी, इस हवाले से पेस्को ने एक शिकायत भी दर्ज कराई है पुलिस थाने में, और उनका ये कहना है कि चूंकि यहाँ पे बार बार मुख्तलिफ इलाकों में ये ग्रिड स्टेशन पर MPAs और MNA वहाँ का दौरा कर रहे हैं और ग्रिड स्टेशन बगैर इजाजत के दाखिल हो रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस हुकाम को भी इस हवाले से एक दरख्वास्त भी दी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और बाकायदा इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। और इसी किस्म के जो है पेशावर के MPA के खिलाफ, इस तरह जो मर्दान हैं उनके MPAs के खिलाफ और दीगर जो MNAs और MPAs जो इस वक्त ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो रहे हैं उनके खिलाफ जो है तो पेस्को ने कार्रवाई के लिए दरखास्त दी है। जी शुक्रिया ज़ियाउल हक। और खबर है खानेवाल से, जहां जिले इंतजामिया आलाइशें ठिकाने लगाने में नाकाम है। ईद के चौथे रोज भी कई जगहों पर आलाइशें मौजूद, ताफुन उठने लगा है। साजिद खान से मजीद तफसीलात जानते हैं। बताइए साजिद। जी बिल्कुल, आज ईद का चौथा रोज है, लेकिन इसके बावजूद खानेवाल के मुख्तलिफ इलाकों उस्मान मोज़म रोड, हड्डी गोदाम, सिटी पार्क के साथ मक्की मस्जिद चौक और स्टेडियम के करीब अब भी कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें मौजूद है, जिनसे उठने वाले ताफुन से वहां से गुजरने वाले शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया है। शहरियों ने वजीर आला मरियम नवाज से अपील की है कि पंजाब के दीगर शहरों की तरह जो है वो खानेवाल में भी सफाई के निज़ाम को मौसर किया जाए और इन आलाइशों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाया जाए। जी अपडेट करने के लिए शुक्रिया।